गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स को। और न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो यूनिट नंबर 4 थी, एलिमेंट्री पार्टिकल और सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसके अंदर आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशंस लॉ। अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशंस लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो कंजर्वेशंस नियम थे उन सब कंजर्वेशन नियम को हम पढ़ रहे थे, जिसमें से जो कंजर्वेशन नियम है वो हमारे पास दो प्रकार के हैं। एक हमारे पास होता है एग्जैक्ट यानी कि एग्जैक्ट कंजर्वेशन, और दूसरा है अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन। एग्जैक्ट कंजर्वेशन का मतलब होता है यथार्थ संरक्षण नियम, और अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है सन्निकट संरक्षण नियम, जिसके अंदर हमने एग्जैक्ट संरक्षण नियम जो 6 प्रकार के थे उन सबको हमने पढ़ लिया। और आज हम पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशंस लॉ, जो कि हमारे पास 4 प्रकार के हैं। पहला है आइसोस्पिन कंजर्वेशन, दूसरा है स्ट्रेंजनेस कंजर्वेशंस लॉ, तीसरा हमारे पास पैरिटी कंजर्वेशन, और चौथा है चार्ज कॉन्जुगेट सिमेट्रिक लॉ। तो आज हम केवल आइसोस्पिन कंजर्वेशन लॉ को डिस्कस करेंगे, और साथ में मैं आपको आइसोस्पिन क्या होती है और आइसोस्पिन का तीसरा घटक क्या होता है उनकी परिभाषा, साथ में आइसोस्पिन किस तरह से निकालते हैं और आइसोस्पिन का तीसरा घटक हम किस तरह से निकालते हैं, इन सब बातों को डिस्कस करेंगे सीरियल से। तो देखिए, तो हमारा जो टॉपिक है वो है आइसोस्पिन कंजर्वेशंस लॉ, यानी कि समभारिक प्रचक्रण। हिंदी में लिखेंगे समभारिक प्रचक्रण का संरक्षण नियम। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आइसोस्पिन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। जबकि हमारे पास पहले से ही एक क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर होता है, तो एक नए क्वांटम नंबर आइसोस्पिन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो देखिए, हमारे पास जैसे ये न्यूक्लियस है और ये हमारे पास इसका आउटर, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मोशन करता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास दो पार्टिकल हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में देखेंगे तो इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं। यदि हम इनकी स्पिन देखें तो दोनों की स्पिन ही हमारे पास कितनी होती है, हाफ एंड हाफ होती है। इनके जो मास हैं वो मास भी हमारे पास लगभग क्या रहते हैं, इनके बराबर रहते हैं। इसके अलावा इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो आप देखोगे, एक की तो हमारे पास 939 और एक की 938, यानी कि इसको भी आप लगभग क्या मान सकते हैं, बराबर मान सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बराबर होने के बाद, जैसे कि स्पिन बराबर है हमारे पास, इसके अंदर मास बराबर है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी बराबर है। डिफरेंट है तो केवल इसमें चार्ज का, इसके ऊपर चार्ज प्लस 0 है और इसके ऊपर चार्ज कितना है, प्लस है। तो इसके अलावा हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, अब देखो बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, सेम है। तो इन सेम चीज़ों में से डिफर करने के लिए, स्पेशली यदि हम स्पिन की बात करें तो स्पिन इनकी क्या है, बिल्कुल सेम है। तो स्पिन यहाँ पर सेम होने के कारण कई बार प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो फ्रीडम कंपोनेंट होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी डायरेक्शन में फ्री मोशन कर सकता है, उसके लिए क्वांटम नंबर दिया जाए, और उस क्वांटम नंबर को हम बोलते हैं आइसो स्पिन। उस क्वांटम नंबर को बोलते हैं आइसो स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। ये हमारे पास एक नया क्वांटम नंबर है। और इसी के साथ इसका जो तीसरा घटक होगा, यानी कि जेड कंपोनेंट होगा या जेड घटक जो रहता है, उस जेड घटक को बोलते हैं I3। ठीक है ना। आइसो स्पिन का जो जेड घटक होता है उस जेड घटक को हम क्या बोलते हैं, I3 बोलते हैं। इसके अलावा एक चीज और बताता हूं मैं, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की आप परबल अन्योन क्रियाएं पढ़ेंगे, इसके अंदर जब परबल अन्योन क्रियाएं पढ़ते हैं तो परबल अन्योन क्रियाओं में जब ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में होती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में होती है, तो ये सारी अभिक्रियाएं एक समान होती है और दोनों जो न्यूक्लियॉन्स है वो बिल्कुल एक समान बिहेव करते हैं। साथ में हमारे पास जो ये अभिक्रियाएं हैं वो चार्ज पर निर्भर नहीं करती। जैसे कि आप न्यूक्लियर फोर्स की बात करें या नाभिकीय बल की बात करें, तो नाभिकीय जो बल है वो आप देख पाओगे
कि वो चार्ज पे डिपेंडेंसी करता ही नहीं है, डिपेंड करता ही नहीं। तो जो चार्ज की डिपेंडेंसी है वो तो यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब जो डिपेंडेंसी बची है वो हमारे पास स्पिन पर, मास पर, बाइंडिंग एनर्जी पर डिपेंडेंसी रहेगी। अब ये इनकी जो ये चीज़ें हैं वो सब लगभग क्या है, बराबर है। इनकी इनके स्पिन है, मास है, बाइंडिंग एनर्जी लगभग क्या रह गए हैं, बराबर रह गए। अब हम ये देखेंगे कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियन है और ये न्यूक्लियन सेम बिहेव कर रहे हैं, दोनों के दोनों सेम क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है नाभिक के दिक कण की भांति व्यवहार करते हैं, दोनों कण बिल्कुल सेम लगते हैं। इसको डिफरेंट करने के लिए यहाँ पर हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन को डिफरेंट करने के लिए हमने आइसोस्पिन को पढ़ा है, या आइसोस्पिन का तीसरा घटक और आइसोस्पिन को पढ़ा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई भी पार्टिकल है उसकी आइसोस्पिन किस तरह से हम निकाल सकते हैं। आइसोस्पिन निकालने से पहले आप ये देखेंगे कि उनकी जो फैमिली है, जो भी पार्टिकल है उनकी फैमिली है, उन फैमिली में कितने पार्टिकल एक साथ रहते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी जो बात है, जैसे कि हम न्यूक्लियॉन्स की बात करें यानी कि नाभिक की बात करें, तो नाभिक के अंदर आपको दो कण मिलेंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसलिए हम इसको बोलेंगे दिक् कण, दिक् कण, ठीक है ना। ये क्या होता है, दिक् कण बोलेंगे इसको। और इसके अलावा बहुत सारे जो कण हैं वो सारे के सारे फैमिली में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पाई फैमिली है, जिसके अंदर पाई प्लस, पाई जीरो और पाई माइनस है, तो इनको बोलेंगे त्रिकण। इसको क्या बोलेंगे, त्रिकण। तो आपको ये देखना होगा कि त्रिकण कौन सा है, दिक्कण कौन सा है और सिंगल कण कौन सा है। तो त्रिकण के अंदर मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ, सिग्मा प्लस आता है और सिग्मा जीरो आता है और सिग्मा माइनस आता है। ये सारे सारे क्या हैं, त्रिकण। और डबलेट कण के अंदर तो हमारे पास बहुत सारे आते हैं। डबलेट कण के अंदर हमारे पास जैसे न्यूट्रॉन आ गया, प्रोटॉन आ गया। इसके अलावा हमारे पास के प्लस के जीरो है, के प्लस के जीरो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास के जीरो बार और के माइनस है। ये ध्यान रखेंगे ये चार कण नहीं है, ये चार कण नहीं है, ये इसका एंटी पार्टिकल है, ये इसका एंटी पार्टिकल है। तो इनका अलग फैमिली होता है, इनका अलग फैमिली होता है, ये एक साथ रहते हैं। इसके अलावा कास्केड हमारे पास जो है वो जीरो और एक का हमारे पास कास्केड जो है वो माइनस, इनकी एक फैमिली होती है, ये भी दिक्कण है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम सिंगल कण की बात करें तो नीटा जीरो है, लैम्डा जीरो है, ओमेगा माइनस है, ये हमारे पास एकक कण क्या है, एकक कण। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो कण आप ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए आपने सिग्मा माइनस लिया और आप सिग्मा माइनस का आइसो स्पिन और I3 का मान निकालना चाहते हैं, तो आप ये देखेंगे कि जो सिग्मा माइनस है वो किस फैमिली में है, वो सिग्मा फैमिली में है और सिग्मा फैमिली में कितने कण एक साथ हैं। तो इसमें 1 2 3 कण हैं, तो ये त्रिकण के अंदर आता है। जो लगभग कण है मैंने लिख दिए हैं सारे, है ना। इससे ज़्यादा आपको कण, जो लेप्टॉन फैमिली है, ठीक है ना, लेप्टॉन फैमिली को इसके अंदर हम शामिल नहीं कर रहे, क्योंकि वो यदि आप करते भी हो तो उसमें सारे दिक्कण ही होते हैं, ट्रिपल। और क्योंकि 3 फैमिली अपने पास, तीनों में दो कण हैं, तो आप उनको दिक्कण के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह आप ध्यान रखेंगे कौन सा 3 कण के लिए है, कौन सा दिक्कण के लिए। तो आप आइसो स्पिन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे आइसो स्पिन हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं आइसो स्पिन की, आइसो स्पिन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे कि आइसो स्पिन का जो फॉर्मूला है वो रहता है हमारे पास कि 2I + 1 बराबर, हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे कण दिक्कण है, एक बहुकण है, एक कण, ये आप लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल इन फैमिली। तो पहला देखिएगा, यदि हम लैम्डा जीरो, नीटा जीरो और ओमेगा माइनस की बात करें तो इनके लिए देखो ये तीनों कण अलग अलग हैं, इनकी कोई फैमिली नहीं होती, यानी कि लैम्डा जीरो अकेला है, नीटा जीरो अकेला है, ओमेगा माइनस अकेला। तो हम इसको बोलेंगे इसकी फैमिली में, जैसे ओमेगा माइनस की फैमिली में कण कितने n, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हमारे पास, एक, यानी कि इनको बोलेंगे एकक कण, एकक कण होगा। तो आप इसमें रख ही दीजिएगा।
तो 2i प्लस 1 इक्वल टू 1, तो आपके पास मिलेगा 2i इक्वल टू -1 इक्वल टू 0, यानी कि i का मान कितना मिलेगा 0। तो यहाँ पर आपको i का मान कितना मिल रहा है 0, यानी कि आइसो स्पिन कितनी है 0, किसकी, लैम्डा 0 की, नीटा 0 की, ओमेगा माइनस की आइसो स्पिन कितनी है 0। सेम हम दिक्कण के लिए निकाल के दिखाते हैं। दूसरा देखिए, फॉर्मूला वही रहेगा लेकिन दिक्कण की बात करते हैं, दिक्कण की। तो दिक्कण के अंदर आप लिखोगे 2i प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल कितना रहेगा दिक्कण के लिए 2, तो 2i इक्वल टू रहेगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, और i इक्वल टू आपके पास रहेगा 1/2। तो दिक्कण की जो फैमिली है, जैसे कि मैं बात करूँ k प्लस k0 की, तो इसकी भी आइसो स्पिन हाफ रहेगी और इसकी भी स्पिन हाफ रहेगी, आइसो स्पिन हाफ रहेगी, ठीक है। और यदि आप इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात करोगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की, तो ये भी दिक्कण है, तो इसकी भी स्पिन हाफ है और इसकी भी स्पिन हाफ है। इसमें देखिए एक समस्या आपको यहाँ पर मिलेगी कि स्पिन भी हाफ है, और इसकी यदि आप आइसो स्पिन की बात करेंगे तो वो भी आपके पास हाफ और हाफ भी है, अभी भी देखो सिमिलरिटी है। इसलिए हम यहाँ पर आइसो स्पिन का तीसरा घटक यानी कि जेड कंपोनेंट की बात करते हैं, जो कि डिफर होगा। इसके लिए हाफ है तो इसके लिए माइनस हाफ होगा। ये आप ध्यान रखेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हम स्पिन और आइसो स्पिन सेम होने पर और उनको डिफर करने के लिए हम तीसरे घटक को भी पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं I3 या जेड कंपोनेंट ऑफ I3 या आइसो स्पिन का जेड घटक। तो दिक्कण, जितने भी दिक्कण की फैमिली होगी उन सब के लिए आइसो स्पिन कितना रहेगा, हाफ ही रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने आपको बता दिया, एक बार मैं आपको टेबल के अंदर बता देता हूँ। देखो त्रिकण के लिए और बता देता हूँ यहाँ पर, फिर टेबल से दिखाता हूँ। तीसरा देखिएगा, यदि हम त्रिकण की बात करें तो इसमें रहेगा 2i प्लस 1 इक्वल टू 3, यानी कि 2i इक्वल टू 3 माइनस का 2, और 2i इक्वल टू रहेगा अपने पास 1, और i का वैल्यू रहेगा हमारे पास, सॉरी गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर 1 आएगा ना, और यहाँ पर कितना बचेगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, और i का मान कितना मिलेगा 1, ये दोनों i लगने लगे ना, तो i का मान कितना मिलेगा 1। तो जो भी त्रिकण फैमिली है उन सब के लिए आइसो स्पिन के वैल्यू कितना रहेगा 3 रहेगा। तो मैं एक बार आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। देखो ये एक कण है, यानी कि सिंगलेट है। सिंगलेट के लिए, सिंगलेट में हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो नीटा 0 है, लैम्डा 0 है और ओमेगा माइनस है। तो अभी हमने निकाला कि इनकी आइसो स्पिन हमारे पास कितनी होगी, तीनों की 0 रहेगी। दिक्कण के अंदर देखो ये एक फैमिली है, ये एक अलग है, ये अलग है हमारे पास, ये अलग है, ठीक। तो दिक्कण के लिए जितने भी कण होंगे उनकी सबकी स्पिन हाफ रहेगी, हाफ 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 हाफ, सबकी हाफ रहेगी। त्रिकण की बात करें तो इसके अंदर पाई फैमिली है और सिग्मा फैमिली। तो ये त्रिकण है, और त्रिकण के लिए हमने निकाला आइसो स्पिन की वैल्यू कितनी है 1 1 1 और 1 1 1, ये रहते हैं। लेकिन स्पेशली यदि हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात करें तो यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो आइसो स्पिन है वो भी हमारे पास कितनी होती है, हाफ हाफ, और स्पिन भी कितनी होती है, हाफ हाफ। इसलिए हमने यहाँ पर इन कणों का तीसरा घटक निकालने की और बात करते हैं। अब हम तीसरा कंपोनेंट यानी कि I3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी आप देखेंगे। तो देखो I3 यानी कि Z कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन। आइसो स्पिन के 3 घटक होंगे, X में, Y में और Z में। यहाँ पर हम केवल क्या कर रहे हैं, Z घटक ले रहे हैं, ठीक है। तो Z घटक को कैसे निकालेंगे, I3 का जो मान है या I3 के जो मान है वो हमारे पास प्लस माइनस 2i प्लस 1 होंगे, ये ध्यान रखेंगे। या फिर आप बोल सकते हो कि I3 का जो मान है वो माइनस i से लेकर के और प्लस i के बीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो सिंगल कण की बात करूं, जैसे कि लैम्डा 0 की बात करूं, तो लैम्डा 0 के लिए i का मान कितना है 0, तो I3 का मान भी कितना रहेगा 0, क्योंकि 0 माइनस में नहीं होता ना प्लस में होता है। और यदि आप यहां से निकालना चाहोगे तो आप लिखोगे 2 इंटू 0 प्लस 1 यहाँ से, तो आपके पास वैल्यू आएगी 1, और वो एक वैल्यू कौन सी है, एक वैल्यू अपने पास 0। ओके, ये तो हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यू यानी कितने मान आएंगे वो हैं। तो I3 के मान कितने होंगे, ये इसको आप माइनस मत लेगा ना, उसको आप माइनस प्लस लेंगे, अब प्लस भी मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
तो I3 के अपने पास 2i+1 मान होंगे, I3 के मान 2i+1 होंगे, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, यदि हम दिक्कण की बात करें तो दिक्कण के लिए I का मान हमारे पास कितना होता है, हाफ होता है। तो I3 का जो मान होगा वो आपके पास -½ से लेकर के और +½ होगा, यानी कि 2 मान होंगे, ठीक है। यदि आप टोटल मान की संख्या निकालना चाहो तो 2 × 1/2 + 1, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर कितना बनेगा 2। इसका मतलब 2 मान हैं। कौन कौन से 2 मान हैं, एक -½ है, एक +½ है। यदि आप त्रिकण की बात करेंगे जिसके लिए आइसो स्पिन की वैल्यू कितनी 1, तो I3 के जो मान होंगे वो रहेगा -1, +1, लेकिन बीच में क्या रहेगा 0, ठीक है ना, बीच में क्या रहेगा 0। अब आप बोलोगे सर -½ और +½ के बीच में तो 0 आता है, आता है, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन जब आप इसमें से घटाओगे तो आपको पूरा 1 घटाना होता है। जैसे इसमें से आप 1 जोड़ रहे हो तो 0 आता है, फिर 0 में आप 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन जब आप हाफ में 1 जोड़ोगे तो 0 नहीं आता, वो सीधा कितना आता है, हाफ। इसलिए हम यहाँ पर 0 को शामिल नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो सिंगलेट कण हैं उनके लिए आइसोस्पिन का तीसरा घटक 0 रहेगा, और जो डबलेट कण हैं उनके लिए -½ और +½ रहेगा, और जो हमारे पास ट्रिपलेट है उसके अंदर I3 का मान -1, 0 और +1 रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि जो सिंगलेट हैं उनके सबके लिए आइसोस्पिन I3 का मान 0 है, जो डबलेट हैं उनके लिए हमारे पास हाफ, -½ हाफ, -½ हाफ, -½ है, और जो ट्रिपलेट हैं उनके लिए हमारे पास +1, 0, -1, +1, 0 और -1। एक चीज़ और होती है, जब ये दोनों कण सेम थे तो आपने किस तरह मान लिया कि ये हाफ होगा, ये -½ होगा। आप इसको भी तो -½ और इसको आप +½ मान सकते थे। ये भी एक यहाँ पर क्वेश्चन उठने लायक बात है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, चार्ज को थोड़ी सी यहाँ पर प्योरिटी दे रहे हैं कि चार्ज जिसका ज़्यादा है या पॉजिटिवली है उसको आप हाफ दे दीजिएगा, जो 0 है या जो हमारे पास माइनस में है उसको आप -½ दे दीजिएगा। इस तरह से डिफाइन किया गया। तो देखो यहाँ पर जो प्लस चार्ज होगा उसको आप +½ देंगे, और जो 0 है या फिर उससे कम है, अपन ये बोलेंगे जितना ज़्यादा, जिसका चार्ज ज़्यादा है उसको आप प्लस देंगे, और उसके बाद फिर 0 देंगे, उसके बाद फिर -1 देंगे, फिर उसके बाद -½ ऐसे कुछ भी दे दीजिए। तो यहाँ पर देखो 0 है, -1 है, तो 0 बड़ा है, -1 तो 0 बड़ा है, 0 बड़ा है तो इसको देंगे हाफ, और माइनस है तो इसको देंगे -½ फिर प्रोटॉन के अंदर देखो इसका प्लस और इसका 0, तो इस ऑब्वियसली बात है इसको देंगे हम हाफ और इसको देंगे अपन -½ इसके अंदर 0 -1 है तो इसको देंगे हाफ, +½ और इसको देंगे -½ यहाँ पर देखो प्लस 0 और माइनस, तो सीरियल्स देंगे +1, 0 और -1, +1, 0 और -1। यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि जो चार्ज है वही आपके पास क्या है, आइसोस्पिन है या I3 की वैल्यू। जो चार्ज है वही क्या है, I3 की वैल्यू है। लेकिन ऐसा नहीं होता, सबके अंदर नहीं होता है ना, ये ध्यान रखेंगे। ये आपको दिख रहा होगा, फील हो रहा होगा, लेकिन होता नहीं है, ये ध्यान रखें। हाँ, आप ऐसे निकाल सकते हो, एक फॉर्मूला और है, चार्ज से निकालना चाहो तो आप चार्ज से भी आप निकाल सकते हो, देखो, लेकिन चार्ज के बराबर नहीं निकालेंगे। मैं आपको एक बार एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। अभी हम आइसोस्पिन के सन्निकट पर नहीं पहुँचे हैं, पहले आपको ये सिखाना जरूरी था कि आइसोस्पिन कैसे निकालेंगे। एक बार आप एग्जांपल देखेंगे कि हमने देखो पाई प्लस, पाई 0 और पाई माइनस के अंदर इसको हमने आइसोस्पिन I3 की यदि आप बात करोगे तो इसको आप 1 दे रहे हो, इसको आप 0 दे रहे हो, इसको आप -1 दे रहे हो, तो आपको लग रहा है कि चार्ज के बराबर है। लेकिन यदि इसको आप कैलकुलेट करोगे तो चार्ज के बराबर नहीं है। हाँ, चार्ज से यदि आप I3 का घटक निकालना चाहते हैं तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि ये चार्ज है और ये माइनस। तो ये जो है ये आपके पास औसत चार्ज है। औसत चार्ज क्या होगा, जो आप फैमिली ले रहे हैं उन सब का औसत। जैसे कि पाई लिया है तो इसमें +1 है, +0 है और -1, तो टोटल चार्ज कितना हो गया 0। आप घटा दीजिएगा तो I3 अपने पास कितना, देखो +1, तो आप इसमें से घटाएंगे 0, आप किसी में से 0 घटा दीजिए, तो I3 का मान कितना रहेगा, 1 रहेगा। किसके लिए, पाई प्लस के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात करते हो तो 0 और +1 होता है। जब आप इनका औसत चार्ज निकालते हो तो रहेगा 0 + 1/2। यहाँ पर औसत चार्ज 3 ऐसे आएगा, तो ये फिर भी 0 है ना, तो ये रहेगा हमारे पास 1/2 1/2 आ रहा है। तो आप प्रोटॉन के लिए देखोगे तो I3 का जो मान रहेगा वो रहेगा Q माइनस का Q बार। तो Q क्या है, चार्ज, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना 0, माइनस आप Q बार रखोगे तो कितना रहेगा, -½ आता है, ठीक है। तो आप इस तरह से निकालेंगे इसमें। और I3 का प्रोटॉन के लिए बात करें
तो रहेगा प्रोटॉन का चार्ज होता है 1 और इसमें से आप घटाओगे हाफ, तो I3 का जो वैल्यू है वो आपके पास कितना रहेगा, हाफ रहेगा। तो इस तरह से, तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि जिसका चार्ज ज़्यादा है आप उसको प्लस दे दीजिएगा, और जिसका चार्ज कम है उसके बाद उसको आप जीरो दे सकते हैं, माइनस दे सकते हैं, इस तरह से देंगे। और आप फॉर्मूले से निकालना चाहें, आपको ऐसा लगे कि हम तो नहीं निकालेंगे फॉर्मूले से, तो आपके पास चार्ज का फॉर्मूला भी है, और चार्ज का फॉर्मूला क्या है, ये है आपके पास चार्ज का। अब सिंपल जो हम पढ़ रहे थे उस पर आते हैं एक बार थोड़ा सा, क्योंकि हम मुद्दे से भटके तो नहीं कर, क्योंकि ये चीज़ें बताना ज़रूरी होती है। तो आइसो स्पिन या प्रचक्रण कंजर्वेशन जो लॉ है, इसके अंदर आप लिखोगे कि सभी मूल अभिक्रिया नहीं लिखेंगे, एक चीज़ और, केवल परबल अन्योन क्रियाओं में, परबल अन्योन क्रियाओं के द्वारा, परबल अन्योन क्रिया द्वारा होने वाले मूल कणों की, होने वाले मूल कणों की अभिक्रियाओं में I व I3 यानी कि आइसोस्पिन और आइसोस्पिन का जेड घटक संरक्षित रहते हैं। और कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपके पास देखो दो समस्याएं पैदा होंगी, पहली है दुर्बल, दूसरी है परबल। ये समस्या ही नहीं है ना परबल दुर्बल समस्या नहीं है, परबल दुर्बल अपने पास अन्योन क्रियाएं हैं, अन्योन, और इसको भी आप अन्योन लिख लेंगे, क्रिया और क्रिया। एक चीज ध्यान रखेंगे, यदि कोई अभिक्रिया परबल अन्योन क्रिया नहीं हो पा रही तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दुर्बल भी नहीं होगी, वो दुर्बल हो सकती है, लेकिन जो अभिक्रिया दुर्बल में संभव नहीं है वो परबल में संभव नहीं होगी, ये भी आप ध्यान रखें। तो कल हम आइसोस्पिन के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और साथ में हम ये भी बताएंगे कि इसको आप अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन क्यों बोलते हो, उसका रीजन तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अप्रोक्सीमेट संरक्षण नियम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो अभिक्रियाएं हैं ये हमारे पास केवल और केवल परबल अन्योन क्रिया के अंदर लगने के कारण इसको हम अप्रोक्सीमेट बोलते हैं। अप्रोक्सीमेट का मतलब है किसी के एक के अंदर लगा रहे हो, सब जगह नहीं, आप यूनिवर्सली नहीं लगा सकते। जैसे कि आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, जैसे मोमेंटम कंजर्वेशन है वो सब जगह लगता है, जो आपके पास 50 टक्कर हो या 50 टक्कर हो, कैसी भी टक्कर हो, तो वो एक फंडामेंटल या फिर यूनिवर्सल लॉ है, आप उसको कहीं पर भी लगा सकते हो। और यदि वो आपके पास नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब वो अभिक्रिया संभव होगी ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि परबल अन्योन क्रिया में जैसे कि आपने आइसोस्पिन लगाया, आइसोस्पिन कंजर्व नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अभिक्रिया होगी नहीं, होगी, लेकिन वो दुर्बल में होगी, परबल में नहीं होगी, बस इतना सा फर्क है। तो आज के लिए पढ़ते हैं इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे। अच्छी लगी है तो आप लाइक करेंगे, और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेंगे। छोटा क्वेश्चन होगा तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में जवाब दे दूंगा, यदि बड़ा हो तो आपके लिए एक नया वीडियो तैयार करके डाल दूंगा।